बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्प्लीन को देखेंगे। ये हाईली वॉस्कुलर और डार्क पर्पल कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि डायफ्राम और फंडस और स्टमक के दरमियान पड़ा होता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसे हम 9 रीजन्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और इसने इस रीजन को डिवाइड कर दिया। एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल, प्यूबिक रीजन, यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ़्ट साइड है और ये जो है राइट साइड है। तो हाइपोकॉन्ड्रियम लंबर और यहाँ पे आइलेक फॉसा वाला रीजन बिल्कुल सेम जो है इस साइड पे भी होगा, लेकिन ये राइट साइड वाला होगा। तो स्प्लीन जो है वो इस तरह से कुछ पड़ी होती है। मेजरली जो है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर होती है और कुछ रीजन जो होता है इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है। उसके बाद जो है हम देखने लगे हैं इसकी डायमेंशंस। तो हमने इसकी डायमेंशंस को ऑड नंबर से याद रखना है। 1, 3, 5 एंड 7। ये 3 चीज़ें जो हैं हमने इंचेस के अंदर लेनी है और ये एक 7 जो है ये हमने आउंस के अंदर लेना है। ठीक है। 1 जो होगी इसकी थिकनेस होगी, यानी कि 1 इंचेस इसकी थिकनेस है, 3 इंचेस इसकी विड्थ है और 5 इंचेस जो है इसकी लेंथ है और 7 आउंस जो है इसका वेट है। तो हमने इसकी डायमेंशन देख ली। उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ आते हैं। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हमने किस बेस पे याद करना है? हमने उसे बेस के स्पेलिंग पर ही याद करना है। ठीक है। BASE 3,2,2 आपने लिख लेना। तो इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 2 एंगल्स हैं, 2 सरफेसेस हैं और 2 ही इसके एंड्स हैं। अब कौन कौन से इसके बॉर्डर्स हैं? इसका बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर, उसके बाद है इन्फीरियर बॉर्डर, देन इसका एक आ जाता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। अभी आप इस तरह से देख लें, देन मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी। इंटरमीडिएट बॉर्डर। उसके बाद इसके एंगल्स की तरफ आ जाते हैं। तो इसके एंगल जो हैं एंटीरो बेजल एंगल हमें नज़र आएगा एंड पोस्टीरो बेजल एंगल। तो ये 2 एंगल हमें नज़र आएंगे। अगर इसकी सरफेसेस की बात कर लें तो हमें इसकी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस नज़र आएगी और इसकी विसरल सरफेस नज़र आएगी। जो डायफ्राम को फेस करेगी वो डायफ्रैग्मेटिक और जो विसरास की तरफ होगी विसरल। और इसकी अगर हम एंड्स की बात करें तो इसके एंड जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन सा एंड? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड को हम लैटरल भी कहते हैं क्योंकि वो लैटरल की तरफ होता है। वो मैं बताऊँगी किस तरह से पड़ा होता है लैटरल की तरफ। और एक होता है इसका पोस्टीरियर एंड, ये मीडियल की तरफ होता है इसलिए इसे मीडियल एंड भी कहते हैं। अब ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स जो हमने पढ़े हैं ना, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है जी आपकी डायग्राम। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं इसको, तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब हम देखना शुरू करते हैं। ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर पड़ा हुआ है। पहले हम जो है ना वो बॉर्डर्स को देख लेते हैं, बल्कि पहले हम ऐसे करते हैं, पहले हम एंड्स को देखते हैं। ठीक है। ये है इसका पोस्टीरियर एंड और ये जो है इसका एंटीरियर एंड। अब हमने किस तरह से देखना है कि हम पोस्टीरियर एंड को जो है वो मीडियल एंड भी कहते हैं और एंटीरियर एंड को लैटरल एंड भी कहते हैं। ये जो है ना असल में स्प्लीन पड़ा होता है। ये जो है ना 9, 10th एंड 11th रिब्स आप सपोज कर लें। तो ये हमारे पास 9, 10th एंड 11th रिब्स हैं। स्प्लीन जो है ना इसके ऊपर यूँ पड़ी होती है। ये आ गई यहाँ पे स्प्लीन। ठीक है। ये स्प्लीन का पोस्टीरियर एंड है, यूँ करके यूँ होता है। ये पीछे की तरफ है और आगे की तरफ है। ये पोस्टीरियर एंड है और ये जो है एंटीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड जो होता है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो ये बैकवर्ड है, दूसरा ये मीडियल की तरफ है। ठीक है। और तीसरा जो है ना, तो ये अगर आप कंसीडर करें कि 9, 10th और 11th आपकी रिब है तो इसके ऊपर स्प्लीन जो है ना कुछ यूँ करके पड़ी होती है। ये इसका पोस्टीरियर एंड है और ये जो है ना ये वाली चीज़ ये इसका एंटीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड जो है ये बैकवर्ड है, ये जो है अपवर्ड है, इसके अलावा ये मिडिल है। और जो एंटीरियर एंड है ये एंटीरियर की तरफ लाई कर रहा है, ये लैटरली है, इसके अलावा ये डाउनवर्ड है। अगर हम इसका एंगल देखें ना तो ये 10th रिब को अगर हम एक्सिस कंसीडर करें कि स्प्लीन इस एक्सिस के ऊपर पड़ी होती है तो यहाँ पे इनका ये वाला जो एंगल होगा ना ये 45 डिग्री का पड़ा होगा। तो इस तरह से पोस्टीरियर एंड थोड़ा मीडियल है तो इसलिए हम इसे मीडियल एंड भी कहते हैं और एंटीरियर एंड ये वाला एंड जो है थोड़ा लैटरली इसलिए हम इसे लैटरल एंड भी कहते हैं। तो ये हमें इसके 2 एंड्स नज़र आ रहे हैं। पोस्टीरियर एंड जो है ये 2 एंड होता है क्योंकि ये ज़रा शार्प होता है
और एंटीरियर एंड जो होता है ये कुछ ब्रॉड सा होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ज़्यादा बॉर्डर से मतलब लग रहा होता है बॉर्डर जैसा। इसके बाद जो है हम बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। बॉर्डर्स हमने कहा था 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। बीएस के हिसाब से हमने पहले 3 का वर्ड यूज़ किया था। तो ये जो है इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये जो पर्पल कलर की आउटलाइन यहाँ पे की हुई है ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है। नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है ये इंफीरियर बॉर्डर है। और जो इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है ना वो हमें यहाँ से सामने से नज़र नहीं आ सकता। वो असल में अगर आप गौर करें तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली, ये इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर है, यानी कि हाइलम के बिल्कुल नीचे यूँ करके पड़ा होता है, ये होता है इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर। उसके बाद जो है हमने इसके देख लिए, इसके एंड्स देख लिए, इसके बॉर्डर्स देख लिए। अब इसकी सरफेसेस की तरफ आ जाते हैं। सरफेस जो है हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर से जो डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है रेड कलर से, तो डायफ्राम ने इसकी ये वाली सरफेस जो है ना उसको इनक्लोज़ किया हुआ है। तो जिसके ऊपर डायफ्राम आ जाएगा उसे हम कहेंगे इसकी डायफ्रेगमेटिक सरफेस है। और जिधर ये विसराज इसके ऊपर आ रहे हैं इसको हम कहेंगे ये इसकी विस्ट्रल सरफेस है। तो 2 इसकी सरफेसेस होगी। उसके बाद हम इसके एंगल्स को देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरो बेजल और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरो बेजल। ये ऊपर हमने कहा था ये सुपीरियर बॉर्डर और इधर हमने कहा था एंटीरियर एंड। वो वाला एंगल जो कि सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के दरमियान होगा इसे हम बोलेंगे एंटीरो बेजल एंगल। और वो वाला एंगल जो कि ये एंटीरियर बॉर्डर और मतलब एंटीरियर एंड और इन्फीरियर बॉर्डर के दरमियान होगा इसे हम बोलेंगे पोस्टीरो बेजल एंगल। अब एंटीरो बेजल एंगल है ना इसे हम क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं। अब इसके कहने की वजह ये है क्योंकि स्प्लीन नॉर्मली हम डिटेक्ट नहीं कर रहे होते, स्प्लीन को हम पाल्पेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें स्प्लीनोमेगाली हो जाती है तो ये वाला एंगल ही हमें पहले पाल्पेट होता है। इस वजह से हम, क्योंकि क्लिनिकल कंडीशन के अंदर पाल्पेट हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं इसे क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन। तो एज़ वी नो कि स्प्लीन की 2 सर्फेसेस होती हैं, एक होती है डायफ्रेगमेटिक सरफेस और दूसरी होती है विसरल सरफेस। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो हमें नज़र आ रही है वो है इसकी विसरल सरफेस और डायफ्रेगमेटिक सरफेस असल में पीछे पड़ी हुई है। तो आपको इस डायग्राम से नज़र आ रहा होगा ये विसरास की तरफ फेस किया हुआ है, तो ये वाली सरफेस विसरल सरफेस है। और यहाँ पे जो है ना ये ऊपर से आपको जो रेड आउटलाइन नज़र आ रही है ये डायफ्राम को असल में शो किया हुआ है, तो ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस होगी। इसके बाद अब क्योंकि इसने विसरास को फेस किया होता है तो यहाँ पे जो है कुछ विसरल इम्प्रेशन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे विसरास ऊपर पड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली 4 विसरल इम्प्रेशंस होते हैं। पहले सबसे बड़ा जो होता है इसे कहते हैं हम गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, और ये कहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। इसके दरमियान जो है हमें गैस्ट्रिक इम्प्रेशन नज़र आ रहा होता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फंडस ऑफ द स्टमक पड़ा होता है। उसके बाद इसके नीचे बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड द इंफीरियर बॉर्डर हमें रीनल इम्प्रेशन नज़र आता है। इसे हम मोर स्पेसिफिकली लेफ़्ट रीनल इम्प्रेशन कहते हैं, क्योंकि लेफ़्ट किडनी की वजह से ये बनता है। देन जो है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर इम्प्रेशन बनता है जो कि रिलेटेड होता है एंटीरियर बॉर्डर से। यहाँ पे जो कोलॉन होती है असल में कॉलिक फ्लेक्चर आता है जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे इन द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, असल में हाइलम वो वाली जगह है जहाँ से स्ट्रक्चर्स ने स्प्लीन के अंदर और बाहर की तरफ आना है। ये हमें यहाँ पे हाइलम नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये वाला जो चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे टेल ऑफ द पेंक्रियाज आके फिक्स हो जाती है, तो इसकी वजह से इम्प्रेशन बन जाता है जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन। इसके बाद रिलेशंस की तरफ आ जाते हैं। रिलेशन जो होते हैं 2 तरह के हम देखेंगे, एक होगा इसका विसरल रिलेशन और सेकंड होगा इसका पेरिटोनियल रिलेशन। पहले हम विसरल रिलेशंस को देख लेते हैं। तो विसरल रिलेशन इस तरह से आप याद रखें कि ऊपर और इसके पीछे जो होगा हमें डायफ्राम नज़र आएगा, इसके नीचे ये वाली जगह पर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो असेंडिंग कॉलॉन देन ट्रांसवर्स कॉलॉन जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे वो एक कॉलिक फ्लेक्चर बनाएगी जो कि यहाँ पे इंप्रेशन छोड़ जाएगा। तो इसके जो इन्फीरियरली हमें नज़र आएगा कॉलॉन, ऊपर और पीछे की तरफ हमें डायफ्राम नज़र आएगा। एंटीरियरली जो है वो हमें स्टमक नज़र आएगा और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो फंडस ऑफ स्टमक नज़र आएगा। उसके बाद जो हमें पता है कि जो एब्डोमेन है उसकी जो 4th लेयर होती है, सबसे पीछे वाली लेयर होती है, वहाँ पे जो है ये किडनीज़ वगैरह पड़ी होती हैं। तो इसके पोस्टीरो मीडली जो है हमें लेफ़्ट किडनी नज़र आएगी और इसके एंटीरो मीडली जो है, क्योंकि यहाँ पे एक इंप्रेशन भी बन रहा था जैसे हमने बोला था पेंक्रियाटिक इंप्रेशन बिकॉज ऑफ द टेल ऑफ पेंक्रियाज, तो यहाँ पे हम कहेंगे एंटीरो मीडली जो है पेंक्रियाज नज़र आ रहा है हमें।
उसके बाद इसके पेरिटोनियल रिलेशन की तरफ आ जाते हैं। पेरिटोनियम जो है एक्चुअली पूरी स्प्लीन को जो है पेरिटोनियम ने कवर किया होता है एक्सेप्ट एट द प्लेस वेयर इज़ हाइलम, वहाँ पे जो है पेरिटोनियम ने इसे कवर नहीं किया होता। अब पेरिटोनियम ने अगर इस जगह पे कवर नहीं किया, इसका मतलब है कि उसने पूरी स्प्लीन को कवर नहीं किया। अगर पूरी स्प्लीन को कवर किया होता तो जो है ये स्प्लीन कंट्रैक्ट या रिलैक्स ना कर पाती, उसकी एक फिक्स शेप होती। लेकिन क्योंकि इस जगह पे पेरिटोनियम ने इसको इनक्लोज नहीं किया हुआ, तो ये कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कि सेल्फ ट्रांसफ्यूजन ऑर्गन है। यानी कि जब हेमरेज वाली कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाता है तो ये ब्लड जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देती है। अब इसके जो पेरिटोनियम ने इसे कवर किया होता है, इसकी वजह से कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो इसे डिफरेंट स्ट्रक्चर से जोड़े रखते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 3 लिगामेंट्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जिसने जो है स्प्लीन को ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से के साथ जोड़ा हुआ है। कुछ इनके अंदर स्ट्रक्चर भी रन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ना आपको नज़र आ रही है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, क्योंकि ये हाइलम ऑफ स्प्लीन से निकल रहा है और जाके इसने अटैच होना है फंडस ऑफ स्टमक के, जो कि इसके आगे पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? यहाँ पे होगी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल वेसल। दोनों ही जो वेसल्स होती हैं वो एक्चुअली ब्रांच होती हैं स्प्लेनिक आर्टरी की, जो कि स्प्लीन की तरफ आ रही होती है यहीं से होके। इसके बाद सेकंड जो है हमें यहाँ पे नज़र आता है स्प्लेनो रीनल लिगामेंट, या इसे लीनो रीनल लिगामेंट भी कहते हैं। ये इसको जोड़ता है किडनी के साथ, लेफ़्ट किडनी के साथ, और वो भी उसकी एंटीरियर सरफेस से। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो ये वाली डायग्राम आप देखें ज़रा, इसके अंदर देखें, ये यहाँ पे हमें स्प्लीन नज़र आ रही है और ये पीछे किडनी नज़र आ रही है। ये हाइलम है स्प्लीन का, और यहाँ पे हाइलम से लेकर एंटीरियर सरफेस, ये देखिए एंटीरियर सरफेस होगी। तो यहाँ पे जो लिगामेंट जा रहे हैं इसे स्प्लीनो रीनल या फिर हम इसे लीनो रीनल लिगामेंट कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं शो किया हूँ। यहाँ पे होती हैं स्प्लेनिक वेसल्स, और इसके साथ ही यहाँ पे टेल ऑफ पेंक्रियाज भी इसी के अंदर से इंक्लोज किया होता है।